नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जून के तीसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण यूपीएससी मेंस करंट अफेयर्स प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न 1। भारत के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग का ब्लू इकोनॉमी और पीएम गति शक्ति के लक्ष्यों में क्या महत्व है? हाल ही में भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग दर्ज की है। यह केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की समुद्री क्षमता का संकेत है। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत इससे समुद्री व्यापार, तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, शिप बिल्डिंग, क्रूज पर्यटन और तटीय रोजगार को बढ़ावा मिलता है। वहीं पीएम गति शक्ति के अंतर्गत सड़क, रेल, बंदरगाह और वायु परिवहन के बीच बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विकसित होती है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है, सप्लाई चेन मजबूत होती है और मेक इन इंडिया को गति मिलती है। हालांकि हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, पर्यावरणीय चुनौतियां और पोर्ट कंजेशन जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। इसलिए ग्रीन पोर्ट्स, डिजिटल पोर्ट सिस्टम, सागरमाला और सतत तटीय विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रश्न 2। पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत के विनिर्माण क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, शिपिंग और बीमा महंगे होते हैं, सप्लाई चेन प्रभावित होती है और कच्चे माल का आयात महंगा हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव विनिर्माण लागत, महंगाई और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है। दूसरी ओर चीन+1 रणनीति के कारण भारत के लिए निवेश आकर्षित करने और नए निर्यात अवसर प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ती है। सरकार पीएलआई योजना, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से उद्योगों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। आगे चलकर ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, घरेलू विनिर्माण और सप्लाई चेन लचीलापन भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रश्न 3। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को किन माध्यमों से प्रभावित करते हैं? आज वैश्विक संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सबसे पहले कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। इसके बाद सप्लाई चेन बाधित होती है और शिपिंग लागत बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने से उपभोक्ता और उद्योग दोनों प्रभावित होते हैं। विदेशी निवेश का बहिर्वाह, रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता, चालू खाते का घाटा और राजकोषीय दबाव भी बढ़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बना रहा है, रणनीतिक तेल भंडार विकसित कर रहा है, निर्यात का विविधीकरण कर रहा है तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है। भविष्य में आर्थिक लचीलापन ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति होगा। प्रश्न 4। बढ़ती रणनीतिक आवश्यकताओं के बावजूद भारत हीलियम आयात पर निर्भर क्यों है? समाधान बताइए। हीलियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक गैस है, जिसका उपयोग चिकित्सा, अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु अनुसंधान और सेमीकंडक्टर उद्योग में होता है। भारत अभी भी अपनी अधिकांश आवश्यकता आयात से पूरी करता है, क्योंकि घरेलू भंडार सीमित हैं और उत्पादन क्षमता भी कम है। वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान और बढ़ती कीमतें भारत के लिए चुनौती बन सकती हैं। इसलिए प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से हीलियम की रिकवरी बढ़ानी होगी, नए भंडारों की खोज करनी होगी, रणनीतिक भंडार तैयार करने होंगे, हीलियम रिसाइक्लिंग तकनीक विकसित करनी होगी और आयात स्रोतों का विविधीकरण करना होगा। हीलियम सुरक्षा भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 5। एलपीजी से पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की ओर भारत का संक्रमण आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? पीएनजी शहरी क्षेत्रों में एक स्वच्छ, सुरक्षित और निरंतर उपलब्ध होने वाला ईंधन बनकर उभर रहा है। आर्थिक दृष्टि से ये सिलेंडर परिवहन की लागत कम करता है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है, शहरी गैस अवसंरचना का विस्तार करता है और नए रोजगार के अवसर पैदा करता है। पर्यावरणीय दृष्टि से पीएनजी कम कार्बन डाइऑक्साइड और कम प्रदूषक उत्सर्जित करती है, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि गैस पाइपलाइन का विस्तार, उच्च अवसंरचना लागत, सीमित ग्रामीण पहुंच और आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार, घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देना आवश्यक है। प्रश्न 6। विश्व के प्रमुख कपास उत्पादकों में होने के बावजूद भारत का कपास क्षेत्र किन संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है? कपास भारत की कृषि, वस्त्र उद्योग, निर्यात और लाखों किसानों की आय का महत्वपूर्ण आधार है। फिर भी कम उत्पादकता, पिंक बॉलवर्म का प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत, कमजोर गुणवत्ता, मूल्य अस्थिरता और कम मशीनीकरण जैसी समस्याएं इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। समाधान के रूप में उच्च उत्पादक बीज, एकीकृत कीट प्रबंधन, प्रिसिजन फार्मिंग, आधुनिक जिनिंग, किसान उत्पादक संगठन, मूल्य संवर्धन और संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करना आवश्यक है। इससे भारत वैश्विक कपास बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकेगा। प्रश्न 7। ऑफशोर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के संदर्भ में क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के विरुद्ध क्या चुनौतियां उत्पन्न करती है? क्रिप्टोकरेंसी ने वित्तीय नवाचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ कई नियामकीय चुनौतियां भी सामने आई हैं। गुमनाम लेन देन, सीमा पार भुगतान, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, नियामकीय अंतर, धन शोधन, कर चोरी और आतंकवादी वित्त पोषण जैसी समस्याएं प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कठिनाई पैदा करती हैं।
भारत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंतर्गत वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं को शामिल किया है, वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्टिंग अनिवार्य की है और केवाईसी मानकों को मजबूत किया है। आगे वैश्विक सहयोग, ब्लॉकचेन विश्लेषण, रियल टाइम निगरानी और FATF मानकों का प्रभावी पालन आवश्यक होगा। उद्देश्य नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना है। प्रश्न 8। वैश्विक स्वर्ण कीमतों में उतार चढ़ाव का भारत के बाह्य क्षेत्र और घरेलू बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ताओं में से एक है, इसलिए वैश्विक स्वर्ण कीमतों का व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। स्वर्ण आयात बढ़ने से आयात बिल, चालू खाते का घाटा और विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही व्यापार संतुलन और रुपये की विनिमय दर भी प्रभावित होती है। घरेलू स्तर पर लोग वित्तीय बचत से भौतिक स्वर्ण की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जबकि ऊंची कीमतों पर गोल्ड ETF और अन्य वित्तीय विकल्पों में निवेश भी बढ़ सकता है। सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन, स्वर्ण रीसाइक्लिंग और बचत के वित्तीयकरण को बढ़ावा देकर इस निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही है। दीर्घकाल में उत्पादक निवेश की ओर बचत का स्थानांतरण भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। प्रश्न 9। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य को क्यों बनाए रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत 4% प्लस या -2% मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखा है। इसका उद्देश्य केवल महंगाई को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। स्थिर मुद्रास्फीति लोगों की क्रय शक्ति की रक्षा करती है, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करती है तथा उद्योगों के लिए एक स्थिर आर्थिक वातावरण तैयार करती है। इससे मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता बढ़ती है, ब्याज दरों में अनावश्यक उतार चढ़ाव कम होता है और घरेलू तथा विदेशी निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति संबंधी बाधाएं अभी भी प्रमुख चुनौतियां हैं। इसलिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बेहतर समन्वय, आपूर्ति पक्ष सुधार और सटीक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान की आवश्यकता है। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। प्रश्न 10। प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है। इससे विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर नियंत्रण मजबूत होगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। दूसरी ओर गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुपालन संबंधी बोझ बढ़ सकता है, कार्य करने की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और स्वीकृति प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए केवल कठोर नियमन पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता है जोखिम आधारित नियमन, डिजिटल अनुपालन प्रणाली, पारदर्शी स्वीकृति प्रक्रिया और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की। एक संतुलित कानून ही राष्ट्रीय सुरक्षा, जवाबदेही और लोकतांत्रिक नागरिक समाज के बीच उचित संतुलन स्थापित कर सकता है। प्रश्न 11। भारत रिपब्लिक ऑफ कोरिया स्ट्रैटेजिक विजन 2026 से 2030 भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति को कैसे मजबूत करता है? भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच स्ट्रेटेजिक विजन 2026 से 2030 दोनों देशों की साझेदारी को नए रणनीतिक आयाम प्रदान करता है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देता है और मुक्त, खुला तथा समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अवधारणा को समर्थन देता है। दोनों देश सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे सप्लाई चेन लचीलापन, आर्थिक विविधीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। हालांकि क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनाव, चीन का प्रभाव, व्यापार असंतुलन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का उन्नयन, संयुक्त अनुसंधान, रक्षा, औद्योगिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। ये साझेदारी भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रही है। प्रश्न 12। उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को कैसे प्रतिबिंबित करती है? श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। इसलिए उपराष्ट्रपति की हालिया यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्रीलंका समुद्री व्यापार मार्गों, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, ऊर्जा संपर्क, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, आधारभूत संरचना विकास, क्षमता निर्माण और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। साथ ही ये सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि मत्स्य विवाद, आर्थिक चुनौतियां और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। इसलिए भारत को विश्वास आधारित साझेदारी, विकास सहयोग, समुद्री सुरक्षा और जन से जन संपर्क को और मजबूत करना चाहिए। यही भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की वास्तविक सफलता होगी। प्रश्न 13। भारत ऑस्ट्रिया संबंध पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर नई रणनीतिक साझेदारी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध अब केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तकनीक, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा आधारित रणनीतिक साझेदारी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, कौशल विकास और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे भारत को यूरोप के साथ तकनीकी विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, नवाचार क्षमता और मजबूत सप्लाई चेन का लाभ मिलेगा। साथ ही यह साझेदारी भारत की यूरोपीय संघ के साथ बढ़ती भागीदारी को भी मजबूत करती है। हालांकि तकनीकी प्रतिस्पर्धा, निवेश की चुनौतियां और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं अभी भी मौजूद हैं। इसलिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार कोष, औद्योगिक सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान को और बढ़ावा देना आवश्यक है। भविष्य में ऑस्ट्रिया भारत का एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार बन सकता है। प्रश्न 14। अमेरिका ईरान युद्धविराम प्रयासों के संदर्भ में तृतीय पक्ष मध्यस्थता की भूमिका और सीमाएं स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। अमेरिका ईरान युद्धविराम प्रयासों के संदर्भ में तृतीय पक्ष मध्यस्थता सैन्य तनाव को कम करने, संवाद स्थापित करने, विश्वास निर्माण करने, मानवीय सहायता पहुंचाने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इसकी कई सीमाएं भी हैं। पक्षों के बीच विश्वास की कमी, शक्ति असंतुलन, समझौतों को लागू कराने की बाध्यकारी व्यवस्था का अभाव, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप और घरेलू राजनीतिक दबाव अक्सर शांति प्रक्रिया को कमजोर कर देते हैं। भारत का दृष्टिकोण हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता, संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण विवाद समाधान का रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। प्रभावी मध्यस्थता तभी सफल हो सकती है जब सभी पक्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारस्परिक विश्वास मौजूद हो। प्रश्न 15। बदलते यूरेशियाई भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत अजरबैजान संबंधों का महत्व बढ़ता क्यों जा रहा है? अजरबैजान भारत के लिए ऊर्जा, संपर्क और आर्थिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और मिडिल कॉरिडोर जैसी संपर्क परियोजनाएं भारत को यूरेशिया और मध्य एशिया के बाजारों तक तेज और किफायती पहुंच प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा ऊर्जा सहयोग, व्यापार विविधीकरण, लॉजिस्टिक संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता में भी अजरबैजान की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष, क्षेत्रीय अस्थिरता और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए भारत को संपर्क परियोजनाओं में निवेश, ऊर्जा साझेदारी, व्यापार सुविधा और नियमित रणनीतिक संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे भारत की कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशिया में रणनीतिक उपस्थिति और अधिक मजबूत होगी। प्रश्न 16। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वैश्विक व्यापार व्यवस्था के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में विश्व व्यापार संगठन सुधार, विवाद निपटान प्रणाली, कृषि सब्सिडी, सार्वजनिक भंडारण, मत्स्य सब्सिडी, ई कॉमर्स, निवेश सुविधा, विशेष एवं भिन्न उपचार तथा डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना, सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान प्राप्त करना, नीति निर्माण की स्वतंत्रता बनाए रखना और सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुरक्षित रखना है। भारत यह भी मानता है कि विकासशील देशों के हितों की अनदेखी किए बिना ही किसी भी सुधार को लागू किया जाना चाहिए। इसलिए समावेशी वार्ता, विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था और नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। भारत का उद्देश्य एक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकास केंद्रित वैश्विक व्यापार व्यवस्था का निर्माण करना है। प्रश्न 17। विश्व बैंक द्वारा पश्चिम एशिया संकट के दौरान सहायता में तेजी लाने से बहुपक्षीय विकास संस्थानों की बदलती भूमिका कैसे स्पष्ट होती है? हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान सहायता प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया। इससे स्पष्ट होता है कि बहुपक्षीय विकास बैंक अब केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक संकटों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संस्थाएं आपातकालीन वित्तीय सहायता, संकट वित्तपोषण, मानवीय सहायता, आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, निजी क्षेत्र को समर्थन, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत क्षमता निर्माण में योगदान दे रही हैं। हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी, असंतुलित शासन व्यवस्था, सशर्त ऋण, धीमी कार्यान्वयन प्रक्रिया और भू राजनीतिक प्रभाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार, ग्लोबल साउथ का अधिक प्रतिनिधित्व, तेज वित्तीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र सहित क्षेत्रीय बैंकों के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है। प्रश्न 18। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट समझौते का विरोध क्यों किया है? भारत का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन में किसी भी नए समझौते को सभी सदस्य देशों की सहमति से ही शामिल किया जाना चाहिए। भारत का तर्क है कि निवेश का विषय विश्व व्यापार संगठन के मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इससे नीति निर्माण की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। भारत बहुपक्षवाद, सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया, विशेष एवं भिन्न उपचार तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा का समर्थन करता है। भारत का यह रुख विश्व व्यापार संगठन सुधार पर नई बहस को जन्म देता है, नियम आधारित वार्ताओं को मजबूत करता है और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को भी प्रमुखता देता है। आगे समावेशी वार्ता, सर्वसम्मति आधारित सुधार और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था की दिशा में प्रयास आवश्यक हैं। प्रश्न 19। आर्थिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा क्यों बन गई है?
वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन लचीलापन, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी सुरक्षा, समुद्री व्यापार, वित्तीय स्थिरता और रणनीतिक विनिर्माण सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण आयाम बन चुके हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक सप्लाई चेन बाधाएं, दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता और शिपिंग व्यवधानों ने इस आवश्यकता को और स्पष्ट किया है। भारत आत्मनिर्भर भारत PLI योजना, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रणनीतिक भंडार, मुक्त व्यापार समझौते और विश्वसनीय सप्लाई चेन के माध्यम से अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। आज आर्थिक लचीलापन ही राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख आधार बन चुका है। प्रश्न 20। भारत की बाह्य आर्थिक नीति में रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक आर्थिक एकीकरण के बीच संतुलन कैसे दिखाई देता है? भारत अपनी विदेश आर्थिक नीति में मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति अपनाते हुए राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। एक ओर भारत मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार, इंडो पैसिफिक सहयोग, ग्लोबल साउथ नेतृत्व, सप्लाई चेन विविधीकरण, ऊर्जा स्रोतों का विस्तार, तकनीकी साझेदारी, निवेश आकर्षण और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी ओर वो रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रूस से ऊर्जा आयात जारी रखता है, विश्व व्यापार संगठन में स्वतंत्र रुख अपनाता है तथा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रिया और अजरबैजान जैसे देशों के साथ नए रणनीतिक संबंध विकसित कर रहा है। आगे विविधीकृत साझेदारियां, नियम आधारित व्यापार, घरेलू विनिर्माण और आर्थिक कूटनीति भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत बनाएंगी। प्रश्न 21। पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव से निपटने के लिए भारत को कौन कौन से नीतिगत उपाय अपनाने चाहिए? यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा चलता है तो भारत को तात्कालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक 3 स्तरों पर कार्य करना होगा। तात्कालिक उपायों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग, ईंधन करों का युक्तिकरण, महंगाई की निगरानी, वैकल्पिक शिपिंग मार्ग, निर्यात सहायता और विदेशी मुद्रा बाजार में आवश्यक हस्तक्षेप शामिल हैं। मध्यम अवधि में कच्चे तेल के आयात स्रोतों का विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करना, घरेलू विनिर्माण और सप्लाई चेन विविधीकरण पर ध्यान देना होगा। दीर्घकाल में ऊर्जा संक्रमण, ग्रीन हाइड्रोजन, आत्मनिर्भर भारत, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, सेमीकंडक्टर उद्योग, ब्लू इकोनॉमी, PM गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारत की आर्थिक मजबूती का आधार बनेंगे। प्रश्न 22। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कैसे बनाए रख सकता है? आज विश्व में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, चीन का प्रभाव, क्षेत्रीय संघर्ष, व्यापार निर्भरता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनानी होगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट, सागर विजन, इंडो पैसिफिक सहयोग, आर्थिक कूटनीति, तकनीकी साझेदारी, रक्षा सहयोग, संपर्क परियोजनाएं और ग्लोबल साउथ नेतृत्व भारत की प्रमुख रणनीतियां हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ सेमीकंडक्टर, श्रीलंका के साथ समुद्री सुरक्षा, ऑस्ट्रिया के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और अजरबैजान के साथ ऊर्जा एवं संपर्क सहयोग इस नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न 23। मजबूत सप्लाई चेन आत्मनिर्भर भारत की नींव है, स्पष्ट कीजिए। हाल के वैश्विक संकटों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर सप्लाई चेन आर्थिक जोखिम बढ़ाती है। मजबूत सप्लाई चेन से विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूती मिलती है, लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है, निर्यात बढ़ता है, रोजगार सृजित होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। भारत आत्मनिर्भर भारत, PM गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, PLI योजना, मेक इन इंडिया और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के माध्यम से इस दिशा में कार्य कर रहा है। हालांकि आयात निर्भरता, अवसंरचना की कमी और वैश्विक अनिश्चितताएं अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए लचीली और विविधीकृत सप्लाई चेन विकसित करना समय की आवश्यकता है। प्रश्न 24। आज की रणनीतिक साझेदारियां केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं हैं, स्पष्ट कीजिए। 21वीं सदी में रणनीतिक शक्ति का आधार केवल सैन्य क्षमता नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षमता भी है। आज सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के नए आधार बन चुके हैं। भारत के रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रिया, क्वाड, I2U2 यूरोपीय संघ तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ बढ़ते सहयोग इसी परिवर्तन को दर्शाते हैं। भविष्य में विश्वसनीय तकनीकी साझेदारी, नवाचार कूटनीति, आर्थिक लचीलापन और रणनीतिक विविधीकरण भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेंगे। प्रश्न 25। 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार क्यों आवश्यक है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वर्तमान वैश्विक संस्थाएं बदलती भू राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान प्रणाली, कृषि सुधार और डिजिटल व्यापार ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को क्रिप्टोकरेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानकों को और मजबूत करना होगा। वहीं विश्व बैंक को तेज वित्तीय सहायता, जलवायु वित्त, संकट प्रबंधन और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा।
आगे बहुपक्षीय सहयोग, समान प्रतिनिधित्व, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और संस्थागत आधुनिकीकरण ही एक स्थिर, समावेशी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। इसी के साथ जून के तीसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण यूपीएससी मेंस प्रश्न, केस स्टडी और निबंध विषय पूर्ण होते हैं। यदि आप इन बिंदुओं को अपने उत्तर लेखन में शामिल करेंगे तो आपके उत्तर अधिक संतुलित, विश्लेषणात्मक और परीक्षा उन्मुख बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।